बाबू वीर कुंवर सिंह का मध्य प्रदेश से रिश्ता बहुत गहरा है, आपको मालूम है। बाबू वीर कुंवर सिंह परमार वंशी राजपूत थे और परमार वंशी राजपूत को उज्जैन राजपूत भी कहा जाता है, क्योंकि परमार वंश का जो श्रेष्ठतम काल रहा वह उनके अवंती पर राज करने का काल रहा। वहां के महानतम दो राजाओं के बारे में आप सब जानते होंगे। राजा विक्रमादित्य, जिनकी सिंहासन पति सी कम से कम तो लोग जानते ही और कुछ जाने ना जाने, उनके संवत पे लोग नया साल मनाते हैं। और दूसरे राजा भोज, जिनकी गर्मी की जो राजधानी थी ग्रीष्म काल की, उसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो उन राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के वंशज थे बाबू वीर कुंवर सिंह। वो कोई बड़े साधारण यूं ही एक जमींदार नहीं थे। कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी भर हम इंतजार करते रहते हैं, इतिहास हमारे आजू बाजू से निकल जाता है, लेकिन कोई ऐसा मौका आता है मरने के 4 दिन पहले और हम कुछ ऐसा कर डालते हैं कि हम इतिहास बना देते हैं या इतिहास हमारे आसपास बन जाता है। सामान्यतया अगर कमल और रोटी की लड़ाई नहीं शुरू हुई होती 1857 में, तो शायद आप आज ये गोष्ठी नहीं कर रहे होते। कितनी अद्भुत बात है कि आपने आज का दिन चुना है गोष्ठी करने के लिए। 23 तारीख अप्रैल, 23 तारीख को उनका जन्म नहीं हुआ था। 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी नहीं हुई थी। 23 अप्रैल को उन्होंने विजय प्राप्त की थी, कैप्टन लेग्रैंड की सेनाओं को हराया था। और 23 अप्रैल को उन्होंने एक भीषण प्रसाद मां गंगा को अर्पण किया था, जो कि एक भोजपुरी समाज का व्यक्ति कर सकता है। ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि वो तो गोली चलाते हुए किसी को देखेगा तो उतने में मैथिल मर जाएगा। गोली खाने की बात तो बहुत दूर की, और गोली उसको लग गई तो हाथ काट के फेंकने वाला दम तो नहीं रहेगा उसके अंदर। वो दम जो है वो भोजपुरी समाज में है, और उस समाज के बहुत बड़े महानायक के आज विजय दिवस है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मत है कि 24 तारीख को उनका देहांत हुआ, कुछ का मत है कि 26 तारीख को उनका देहांत हुआ, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही उनका देहांत हो गया। उससे पहले उन्होंने 1857 में लगभग मई के बाद से ही उनके मन में उथल तो थी, लेकिन वो तकरीबन अक्टूबर का इंतजार उन्होंने किया और अक्टूबर में वो निकले, लखनऊ पहुंचे दिसंबर में। उससे पहले कानपुर में तात्या ने, जो आपको मालूम है, जो कानपुर में जो संघर्ष हुआ उसमें वो तात्या टोपे के साथ में उन्होंने उनका साथ दिया। तात्या टोपे के साथ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूर्वांचल में ही लड़ते रहे या जो भोजपुर वाला इलाका है वही लड़ते रहे। वो लखनऊ गए, कानपुर गए, तात्या टोपे के साथ में खड़े होकर लड़े, और लड़ने के बाद उसके बाद लौटे तो मार्च, वहां से फिर जनरल डगलस ने उनका पीछा किया और मार्च में आकर उन्होंने आजमगढ़ में कब्जा किया। मार्च में उन्होंने कंप्लीट कब्जा, पूरा कब्जा आजमगढ़ पर कर लिया। आजमगढ़ के ऊपर वहां से सारे अंग्रेजों को भगा दिया और वहां अपनी सत्ता, जो आजादी की सत्ता थी, उनकी जो पूरी सेना थी। और अब उसके विषय में बहुत गहराई में जाने का भी समय भी नहीं है, मौका भी नहीं है, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित और संगठित वह युद्ध हुआ था जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा था, जिसके बारे में अंग्रेज हमेशा कहेंगे, कभी कहेंगे कि वो विद्रोह था, कभी कहेंगे कि छिटपुट था, लेकिन वो बहुत संगठित, बड़ा सुविचारित था। तो उस समय उन्होंने आजमगढ़ पे कब्जा जमाया और उसके बाद जब फिर उनके ऊपर हमला किया दो तरफ से, कैप्टन टैगोर था, कैप्टन लेग्रैंड था, दोनों ने दो तरफ से सेनाएं लेकर उनका पीछा किया। उसके बाद काफी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद लगभग जगदीशपुर के पास ही गंगा जी में जब वो जा रहे थे और उस समय जब उनको गोली लगी, टैगोर की गोली लगी और एक तरफ लेग्रैंड की सेना थी और उन्होंने उस गोली लगे हुए हाथ को काटा। उसके बाद भी लड़ाई जारी रखी, लड़ते हुए फिर वापस गांव में पहुंचे और उसमें उसी समय उनके भाई अमर सिंह ने कमान संभाल ली, दोनों को खदेड़ के भगाया। अमर सिंह ने लगभग 2 साल तक, इसके बाद
बाद इनका तो कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया बाबूजी का लगभग 2-3 दिन के अंदर। लेकिन उसके बाद अमर सिंह ने लगभग 2 साल तक शाहाबाद को स्वतंत्र कर दिया। भारत शाहाबाद को अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। बाद में बहुत अधिक सेना आई, वहां पर उन पर दबाव बनाया गया और दलितपुर कहलाता भी है वो गाँव, वहाँ उनके कुछ वंशज अभी हैं, वो सभी बूढ़े हो चुके हैं। सन 2003 में बिहार सरकार ने बड़ी गंभीरता से अब फिर से वहाँ उनका जो ड्योढ़ी थी उनकी, उसको ठीक कराने के लिए, उनकी जो मूर्ति थी उसको भी थोड़ा ठीक ठाक कराने के लिए वहाँ कुछ प्रयास शुरू किए हैं। वैसे तो वहाँ स्थिति ये थी कि उनकी ड्योढ़ी लगभग गिर चुकी थी, दो ये खंभे खड़े थे और कुछ भी नहीं था वहाँ। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो 3-4 बाहर कुत्ते सो रहे थे, अंदर एक सफाई कर्मचारी भी था, वो चुपचाप मक्खियां उड़ा रहा था, कहीं कुछ भी नहीं था। अब कुछ ध्यान वहां दिया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आपको पता होगा। आखिर वीर कुंवर सिंह जी का योगदान क्या है? अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि एक बात उन्होंने लिखी कि 80 साल के ऊपर कुछ नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यह बात सच है। भारत में कुछ भी बहुत नया, अगर हम सोचते हैं कि आज कुछ नया सा हो जाएगा तो नया नहीं होगा। जब भारत में मैं बहुत युवा सुनती हूँ तो मुझे काफी हंसी लगती है। एक बहुत बूढ़े देश में हम बिल्कुल ही उम्रदराज लोगों को अपने ध्यान से उतार करके इस देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश ने ये दिखाया है कि उम्र न तो शरीर की होती है न मन की होती है। और वीर कुंवर सिंह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिनका पौरुष आपने देखा कि लगभग 80वें साल में वो 79 साल के थे, और जब उन्होंने इसमें कूद पड़े वो, और 1777 का जन्म था उनका, और 81 साल की उम्र में उनका देहांत। तो इस उम्र में उन्होंने अपने जो राष्ट्रीय कर्तव्य था उसके प्रति वो खड़े हुए और उस युद्ध में वो कूदे। उनका जो योगदान था, जैसा कि आपने कहा, ये सब जो बातें थी, दरअसल मेरा ये मानना है कि 1857 में का भारत या उससे पहले का भारत, 1757 से पहले का भारत वो भारत नहीं था जो पिछले 100 वर्षों से है। भारत में एक बहुत अच्छी किताब है, कभी मौका लगे आपको पढ़ने की तो पढ़िए, धर्मपाल जी की किताब है अ ब्यूटीफुल ट्री। वो महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया था कि भारत की जो अंग्रेजों से पहले की व्यवस्था थी, जो भारत की सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था थी, उसके बारे में वे शोध करें और बस केवल अंग्रेजों के ही दस्तावेजों में जो चीजें उपलब्ध हैं उसको प्रस्तुत करें। तो उन्होंने जो प्रस्तुत किया, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था थी। वो एकदम मौलिक और देशज व्यवस्था थी, लेकिन वह व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वहां पर कोई ज्योतिष और कर्मकांड पढ़ाया जाता था। वहाँ विज्ञान पढ़ाया जाता था, वहाँ गणित पढ़ाया जाता था, वहाँ पर बहुत सारी और जो बुनियादी चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो पढ़ाई जाती थी, दर्शन पढ़ाया जाता था। और आपको जानकर बहुत आनंद होगा कि उन सभी जगहों पर महिलाएं, बच्चियां पढ़ती थी, लगभग हर विद्यालय में। और उन्होंने एकदम बिल्कुल इंटीरियर इलाकों के और अंग्रेजों के रिकॉर्ड दिए। उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो कलेक्टर का रिकॉर्ड से उन्होंने लिया, उसका एक थोड़ा सा एनालिसिस किया। आप देखेंगे कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में हो सकता है कि 30 बच्चे उच्च जाति के हों, 30-40 से ज्यादा उच्च जाति के बच्चे नहीं। बाकी जिनको आप तथाकथित रूप से निम्न जाति कहने लगे अंग्रेजों के प्रभाव में आकर, वह उन जातियों के बच्चे हैं। लगभग 40%, कहीं कहीं 50% बच्चियां हैं। ये मैं कह रही हूँ 1757 के पहले, और 1858 के पहले भी ये भारत था। ये भारत अंग्रेजों के ही रिकॉर्ड में, कलेक्टर के, कमिश्नर के रिकॉर्ड से लेकर उन्हें पुस्तक मिलती है, कहीं भी पढ़ लीजिए आप, द ब्यूटीफुल ट्री। ब्यूटीफुल ट्री इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत में शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही सुंदर वृक्ष था, जिसको अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से काट के गिरा दिया और जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया। हमारे देश में कतई महिलाएं दोयम दर्जे की नहीं थी। अकबर से दुर्गावती ने इसी मध्य प्रदेश में लोहा लिया था।
और वो अकेली नहीं थी। और मजे की बात है, वहां भी मुझे बड़ा आनंद आता है कि दुर्गावती के दरबार में उनको रामायण सुनाने के लिए मिथिला से एक पंडित जी आके रहते थे। महेश ठाकुर उनका नाम था, बाद में फिर उन्होंने मिथिला का राजवंश स्थापित किया। तो दुर्गावती वो कितना ज्यादा लोगों का आवागमन था। दुर्गावती का राज्य गोंडवाना में, मंडला में उनकी राजधानी। और ये हम बात कर रहे हैं 1562 की, 1556 की, 1557 की, यानी आज से 500 साल पहले की। आज से 500 साल पहले ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, घोड़े से हरकारे से लोग आते थे। और तब वहां दूर मिथिला से एक आदमी आकर के और यहाँ दुर्गावती के दरबार में रामायण सुनाया करता था। और जब आप जबलपुर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर दुर्गावती के जो प्रधानमंत्री थे आधार सिंह कायस्थ, उनके नाम का आधार तालाब भी है, और उनकी जो सहेली थी उसके नाम का सखी तालाब थी। और इसी प्रकार किसी भी भारत में, चूंकि महिलाएं भी साथ में पढ़ती थी, महिलाएं भी साथ में सब कुछ करती थी, बाद में अंग्रेज ने हमारे सामने हमारा ही चित्र हमको उल्टे तरीके से पेश किया। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो हमारे बारे में लेकिन हमको अपने बारे में बड़ा संशय रहता है। अगर हम आपको ये कहते कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति लगते हैं मुझे, तो आप सोचेंगे कि मैडम मुझसे कोई काम, कुछ ना कुछ इनको काम पड़ेगा, आज ये पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि अरे आप आजकल बड़े उतरे उतरे से दिख रहे हैं, तुरंत विश्वास कर लीजिएगा। आप घर जाके कहिए कि मैडम ने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल मेरा चेहरा उतरा सा दिख रहा है, गड़बड़ हो गया, कुछ लगता है, डॉक्टर के पास जाता हूँ, चेकअप कराता हूँ। हमारा ये ऐसा, और इसके पीछे बड़ा गहरा विश्लेषण किया जा सकता है और लंबा किया जा सकता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन यह सत्य है कि हमारी पूरी मनीषा, हमारा पूरा आत्मन, हमारा आत्म तत्व एकदम ही ऐसा हो गया है कि हमें अपने बारे में बुरी बातें तुरंत कबूल होती हैं और हमें अपने बारे में अच्छी बातों के बारे में संशय होता है। हमारे लिए अंग्रेजों ने हमें ये बताया कि तुम्हारी बड़ी ही रूढ़ जातिगत व्यवस्था है। हमें अंग्रेजों ने यह भी बताया, जिस वर्ण व्यवस्था का कहीं उल्लेख 4वीं शताब्दी के बाद नहीं मिलता, वो बताया कि तुम्हारे देश में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अभी तक वेद पाठ करता कोई ब्राह्मण घरेलू दिखता नहीं। मुझे तो मेरे यहाँ मैंने देखा कि आरक्षित वर्ग के लोग कलेक्टर बनते हैं और कोई ठाकुर पंडित जो है पानी लेकर आता है गिलास में, ऐसी कोई बड़ी वर्ण व्यवस्था। और मैंने यह जब आप पढ़ेंगे 1757 के पहले, आप यह देखेंगे कि सामाजिक समरसता भारत में एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, देखिए सामाजिक समरसता कभी भी गर्दन पकड़ के नहीं लाई जा सकती, किसी की भी बराबरी गर्दन पकड़ के नहीं ला जा सकती। अभी मैं ये पन्ने पलट रही थी, समझ लगा कि पत्नी पीड़ित संघ का इसमें कुछ लेख आया है। तो लगा कि पत्नी जो है, पत्नियां अब पुलिस का सहयोग लेकर के और पतियों को जेल में बंद करा रही है। स्त्री और पुरुष की एकता के लिए कानूनी तरीके से धक्कम पेल कर बराबर नहीं कराई जा सकती, सामाजिक एकता वैसे नहीं कराई जा सकती। परिस्थिति जन्य व्यवस्थाएं होती हैं और परिस्थिति जन्य एकता होती है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी यदि एक ऐसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जिस सेना में सभी प्रकार के लोग थे, तो यह बड़ा ही सामान्य था। भारत में उस समय ऐसा कोई भयंकर स्थिति नहीं थी। आज भी यदि आप गांव के रहने वाले हैं, तो जब आप गांव में जाते हैं, तो जब आप ननिहाल जाते हैं, तो ननिहाल में हर जाति का आदमी आपका मामा होता है और हर जाति की महिला जो है आपकी मौसी होती है। उसमें कोई हमको ध्यान में नहीं रहता, शायद बच्चों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन जाता है कौन किसका नहीं। जो भारत अपनी शुद्धता में, अपनी आत्मिक निर्मलता में मौजूद है, वहां पर ये सब विभेद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, संस्कारित होता है, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी सामाजिक पद्धति, हमारी बाहर से अपने विषय में जानने की अत्यंत जो एक जिज्ञासा है और उसको मान लेने का एक ये टेंडेंसी है, उसके कारण हम धीरे धीरे विभेद करते हैं और लोगों को खांचों में डालते चलते हैं और कहते हैं ये फलाना ये दिमाग खा है। तो वीर कुंवर सिंह जी ने जो वहां उस समय किया, वह उस परिस्थिति में वह जो श्रेष्ठतम था, मुझे जो उनका सबसे बड़ा योगदान लगता है वह यह लगता है कि जो एक मानसिकता हो गई थी बिहार में बक्सर की लड़ाई के बाद। आपको पता है कि पलासी और बक्सर की लड़ाइयों ने पूरे पूर्वी भारत के मन को तोड़ कर रख दिया था। और बिहार में बक्सर की लड़ाई के बाद फिर 1798 में जब परमानेंट सेटलमेंट आया और जो राजा थे इलाकों के, जिनके की अपनी सनत होती थी, अपने छोटी छोटी टुकड़ियां मेंटेन करते थे, उनको खत्म करके और अंग्रेज ने 1798 में सबको जमींदार डिक्लेयर कर दिया।
और उन सबको अपना एजेंट, एक प्रकार से जमींदार क्या होता था, वसूल करता था, माल उधारी रेहन वगैरह वसूल करके और अंग्रेज के लिए देता था। तो एक प्रकार से अंग्रेज का दलाल बना दिया। तो जो लोग समाज को नेतृत्व देते थे, जो समाज की सार संभाल करते थे, जो समाज के गरीब गुरबों के लिए अपने अपने खेत का एक हिस्सा अलग रखते थे, उन सब लोगों को एक प्रकार से अपना एजेंट बना दिया। तो समाज के अंदर एक बहुत भीषण विभेद का समय 1798 से आप देखेंगे कि शुरू हुआ, और तब के बाद के साहित्य से आप बहुत सारे अंतर पाएंगे। तो वहाँ वह जो समाज हो गया था, वह जो विभाजित समाज, वह जो जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग सीढ़ियों पे अलग अलग जगह बैठे हुए समाज, उस समाज को एक प्रकार से एक कर दिया कारतूस ने। ईरान ने किया न शाह रूस ने, उस समय का एक गाना लोकगीत है, ईरान ने किया न शाह रूस ने, अंग्रेज को बर्बाद किया कारतूस। तो एक कारतूस ने, और वह कारतूस क्या था, उस कारतूस के बारे में, वह कारतूस एक प्रतीक था। वहां कहीं न कहीं भारत की अस्मिता, जो कि अपने निजी आचार से बनी हुई, मैं उसको धर्म इसलिए नहीं कहती क्योंकि धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है, लेकिन एक आचार व्यवस्था भारत में है। कुछ समाज के लोग गाय का भक्षण नहीं करते, कुछ समाज के लोग सुअर का भक्षण नहीं करते, कुछ समाज के लोग मांस का भक्षण, किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण नहीं करते। तो यह आचार व्यवस्था भारत में है, और भारत का जो अपना एक विशिष्टता है, एक वैशिष्ट्य है, वह उसकी आचार व्यवस्था के कारण बना हुआ है। जिस दिन हमारी आचार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो हम भी जैसे कार असेंबली लाइन प्रोडक्शन में निकलती है, वैसे हम भी समाज में सब जगह वैसे हो जाएंगे। आजकल हर एक शादी पंजाबी शादी होती है, सब लोग नाचते हैं, है ना, और पनीर बटर मसाला सब जगह, पनीर मटर ये सब जगह सबके यहाँ खाने में रहता है। और ये इस प्रकार से ये एकीकरण एक प्रकार से होता है। आचार की से ही वैशिष्ट्य है। अगर आप छठ करते हैं, या और एक छठ की आपकी एक विशेष व्यवस्था है, और जो भोजपुरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, यहाँ नाक के यहाँ से लेकर सिंदूर लगाती है ना, और वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक आचार का आपकी पहचान है। वह आचार जो भारत की मूल पहचान है, भारत के वैविध्य की भी पहचान है, क्योंकि आचार का वैविध्य बहुत है हमारे, और आचार का वैविध्य समय सापेक्ष है, स्थान सापेक्ष है, भूगोल सापेक्ष है, और मौसम सापेक्ष है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से, कोई कश्मीर में चलता है, केरल में चलना मुश्किल है, इसलिए इस प्रकार से चीजें बहुत दिनों में विकसित हुई है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत बूढ़ा देश है, बूढ़ा लेकिन बहुत सक्षम, बहुत योग्य, जैसे कि भारत है वीर कुंवर सिंह, ऐसा है, बहुत पुराना लेकिन बहुत योग्य, बड़ा दम वाला। तो इसके अंदर जो वैविध्य है, आचार का वैविध्य है, उस वैविध्य को अंग्रेज ने तोड़ने की कोशिश की, और उस वैविध्य को तोड़ने की उसकी जो कोशिश थी, उस कोशिश को पकड़ लिया हमारे लोगों ने, और वो समझ गए, और उन्होंने उस कोशिश को लेकर के और वहां से झगड़ा शुरू किया कि देखो ये तो हमारी पहचान है, हमारे जितने प्रकार की इस तरह की हरकतें थी, उन्होंने जो की वो सारा कुछ उन्होंने नष्ट किया, हमारे आपसी संवाद को नष्ट किया। तो इस सब को नष्ट करके यह एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक समय होता है जबकि वो चीज एक जगह पर आती है और वहां से फ्लैश हो जाती है कि अब यहाँ इस जगह से अब नहीं बर्दाश्त होगा उसको, अब इसके बाद इतना हो गया, अब अति हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होगा, इसके बाद तो लावा फूट पड़ेगा। तो वही हुआ 4 मई को 1857 में लावा फूटा। 10 मई को उसका एक असर आया जब फांसी दी गई मंगल पांडे को, और उसके बाद से जो चीज रेला शुरू हुआ, और उसमें बहुत सारी चीजें अंदर बहुत सारी चीजें, एक जिसको कहते हैं कि गुनगुने पानी में गुनगुनाहट थी, वो गुनगुनाहट जो है वो बाद में वो अंदर सब जुड़े और एक उबाल आया, और उस उबाल का जो जितना एक समाज जिसके पास की विज्ञान की व्यवस्था 100 वर्षों से टूट चुकी थी, 100 वर्षों से। भास्कराचार्य 18वीं शताब्दी में हुए थे। जब हम भारत में हमारा बेटा एक दिन कह रहा था कि हमारे प्राचीन काल में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, सुश्रुत हुए, ये हुए, फलाने हुए, चरक हुए, भास्कराचार्य हुए। मैंने कहा प्राचीन काल में भास्कराचार्य नहीं, नाम उनका भास्कराचार्य है, तो तुमने समझा प्राचीन काल में, वो मध्यकाल में। भारत की सांस्कृतिक ही नहीं वैज्ञानिक विरासत में लगातार प्रगति 18वीं शताब्दी तक चलती रही। ये सोचने वाली बात है कि मुगल शासन में भी भारत की वैज्ञानिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को बहुत ठेस नहीं पहुंची। अंग्रेज ने उसको बस वहीं से रोक दिया, एक बांध बना दिया।
और उसके बाद हमारी वैज्ञानिक विरासत 100 वर्षों तक रुकी रही। टीपू सुल्तान को फ्रांस से लोगों को मंगाना पड़ा तो उनके बनाने के लिए, जबकि आप जानते हैं आप ही के मध्य प्रदेश में विदिशा नाम की एक जगह है जिसको कहते हैं भेलसा कहते थे। भिलनिसा नाम था उनका, क्योंकि भील लोग बहुत रहते थे, तो भिलनिसा से भेलसा उसका नाम हुआ। और वहां इतनी अच्छी तोपें बनती थी, इतनी अच्छी तोपें बनती थी कि तुर्की तक जाती थी। और इसलिए कई बार यहाँ के लोग कहेंगे आपको, जब आप बहुत दुर्रम खा बनेंगे तो क्या अपने को भेलसा की तोप समझते हो, बड़े भेलसा की तोप, ऐसा कहते। तो वह यहाँ बनता था। ऐसे समाज का 100 वर्षों तक अंधेरा बहुत लंबा अंधेरा होता है। किसी व्यक्ति के लिए 25 साल ही आप बंद कमरे में रखो तो बहुत चीजें भूल जाता है। यह समाज जो 100 वर्षों तक अपने पूरे विज्ञान को भूल गया, जहां पर कि जो लोग जब बुनकरों के हाथ वो काट दे रहे थे तो हथियार बनाने वालों का क्या गत कर रहे हैं। क्योंकि हथियार बनाने वाले सीमित और छोटी छोटी जगहों पर थे, तो इसीलिए उनका बहुत बड़ा इतिहास आपको समझ में नहीं आता। बुनकरों का आता है क्योंकि बुनकरों का फिर परिप्रेक्ष्य हमारा वहां से उनकी इंग्लैंड से मैनचेस्टर से जुड़ता है और वो उनके इतिहास में आ गया। हमने हमारा सब कुछ उन्होंने रोक दिया। 18वीं शताब्दी में भविष्य पुराण लिखाया, उसके बाद कोई पुराण नहीं लिखाया। पुराण भी लगातार लिखे जा रहे थे। लोग कहते भारत वाले इतिहास लिखना नहीं जानते, इतिहास वही पुराण, पुराण का नहीं क्या इतिहास पुराना, वो 18वीं शताब्दी तक लिखा हुआ। 18वीं शताब्दी में भविष्य पुराण लिखा गया और पद्म पुराण 16वीं शताब्दी में लिखा गया। इसने इतने लेट लिखने के सब कुछ को, जैसे 100 वर्षों का बिल्कुल खूब अंधेरा है। मेरा मानना है कि अगर अंध युग कोई आया भारत में तो बक्सर की लड़ाई के बाद से 1761 से आप मान के चलिए कि 1857 तक। और उस बीच में हमें जो हमारे यहाँ से कुछ लोग इंग्लैंड वगैरह पढ़ने को गए उनको छोड़ दीजिए, बड़े बड़े घरों के लड़के राजा राम मोहन राय वगैरह, इनको छोड़ दीजिए तो शेष किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सामने उपलब्ध नहीं था। विज्ञान रुक गया, कला रुक गई, संस्कृति रुक गई, युद्ध कौशल रुक गया। क्योंकि युद्ध कौशल सिर्फ दम से, सिर्फ हिम्मत से नहीं होता। अब आप इसी से सोचिए ना कि ये तमंचों से लड़ रहे थे, उनके यहाँ से लाए हुए तमंचे से लड़ रहे थे, बनवा बनवा के तमंचे लेते थे, लेकिन उनके पास में बंदूकें थी। ये तलवार से हाथ काट रहे थे, ये तलवारों से लड़ रहे थे, कटारों से लड़ रहे थे। तो यह जो सारी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा, भारत को, उस भारत में उफान लाना सबसे बड़ा योगदान है बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके जैसे उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। भारत में भारत की अस्मिता जगाना, पुनः एक बार 100 साल के अंधेरे के बाद एकदम जिंदा कर देना भारत को, ये सबसे बड़ा योगदान है। और 1857 का चैन नहीं लेने दिया, चाहे वो केरल का मप्पिला हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो असम में हो, चाहे कहीं हो, भारत के कोने कोने में गांधार से लेकर के रंगून तक भारत में हंगामा मचा रहा और अंग्रेज चैन से नहीं बैठ पाया और अंततः त्रस्त होकर के चला गया यहाँ से। और जो जमीन हमने दुनिया का सबसे विशिष्ट आदमी संसार को दिया, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने नैतिकता का और जिसको कहते हैं सत्य के आग्रह का सबसे भीषण पैमाना स्थापित किया दुनिया में, उसकी जमीन यही तैयार हुई, इन शहीदों के बलिदानों पे तैयार हुई। क्योंकि उसके बाद भारत तैयार हुआ, भारत जगा, और उसके बाद भारत इतना जग गया कि उसके बाद तो उसका बल इतना बढ़ गया कि पैदल चलता हुआ फकीर भी उसको दमदार कर गया। ये हुआ। तो ये सबसे बड़ा योगदान बाबू वीर कुंवर सिंह का और उस पीढ़ी के लोगों का है जिन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, भीषण विजय पाई। मैं नहीं मानती हूँ उसमें कोई पराजय हुई। कभी कभी कहते हैं कि यू लूज अ बैटल बट यू विन द वॉर। तो आप कभी एक छोटा सा किसी जिसको कहते हैं कि किसी फ्रंट पर आप छोटी सी एक लड़ाई हारते हैं लेकिन बड़े युद्ध को जीत लेते हैं। तो एक हो सकता है कि वहां पर छोटी छोटी लड़ाइयां हारे होंगे, लेकिन एक बड़ा युद्ध जो भारतीय आत्मा के अंदर था, भारतीय सचेतना के अंदर था, उस युद्ध को उन लोगों ने जीता, भारत को जगाया। यही बाबू वीर कुंवर सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। यही उनके गोली खाने का सबसे बड़ा जो पुरस्कार हमें मिला। उन्होंने जो गंगा जी में अपना अंग अर्पण किया, भीषण दुस्साहस किया, उसका जो सबसे बड़ा प्रतिसाद हमें मिला, वह यही मिला कि हमारे कलेजे में दम आया।